दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों सत्ता एक ऐसी चीज़ है जो एक बार जिस आदमी के हाथ लग जाते हैं ना वो ये सोचता है कि मेरे अगर प्राण भी निकले ना तो इसी कुर्सी के ऊपर निकलें। और वो हमेशा ये चाहता है कि वो जो कुर्सी मुख्य कुर्सी है वो उसको मिल जाती है तो और कोई भी उस सत्ता के ऊपर ना आ पाए और हमेशा उसी का राज रहे। आपने यशवंत फ़िल्म का एक नाना पाटेकर की फ़िल्म था उसका एक डायलॉग सुना होगा कि पॉलिटिशियन जब तक पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं होते तब तक या तो वो मर नहीं जाते या फिर मार नहीं दिए जाते। ये बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। जब तक कि उनका कोई विरोधी नहीं आ जाता जो उनको सत्ता से बेदखल ना कर देता या फिर उनके साथ कोई दुर्घटनाएँ ना हो जाती तो वो तब तक सत्ता से चिपके रहते हैं। और सिर्फ़ चिपके ही नहीं रहते बल्कि उनकी एक ये भी रहती है कि उनके सामने जो पैरेलल उम्मीदवार है या पैरेलल नेता उसको भी वो हमेशा राजनीति के हाशिए पर धकेलने की कोशिश करते हैं, सत्ता से बाहर करने की कोशिश करते हैं। और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से ये शुरू से ही रहा है। जब से राजनीति की शुरुआत हुई तब से रहा है ये। और अगर हम इसमें वर्तमान संदर्भ में बात करें और अगर हरियाणा की भी अगर हम बात करें तो इस टाइम बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर और बीजेपी की सरकार अपने ही कद्दावर नेताओं को पार्टी से बाहर करने का प्रयास कर रही है। उसकी वजह ये है कि पार्टी को लगता है बीजेपी को लगता है कि अगर ये कद्दावर नेता एक दिन अगर पार्टी छोड़ देते हैं, ये पार्टी के लिए ही भारी पड़ जाएँगे और पार्टी के लिए ही नुकसानदायक रहेंगे। इनमें से प्रमुख नाम अब तक तो था राव इंद्रजीत जी का और जो उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, वो मनोहर लाल खट्टर जी करने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये भी वो दिखाई दे रहा है कि जो आरती राव जी हैं, राव इंद्रजीत जी की बेटी हैं, वो उनका कोई केस चला हुआ और उनके खिलाफ कोई सबूत मिल रहे हैं। इसके इलेक्शन के दौरान गड़बड़ी के सबूत मिल रहे हैं और वो अतर सिंह जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है और इस तारीख में वो इनको कुर्सी इनकी चली जाएगी। अब मान लीजिए अतर सिंह जी के पास ना भी हो सबूत तो बीजेपी के पास जो अवेलेबल सबूत होंगे बीजेपी दे देगी ताकि उनकी कुर्सी जा सके और वो सत्ता से बाहर हो सके और राव इंद्रजीत जी को झटका दिया जा सके। सिर्फ अब ये आरती राव जी और इंद्रजीत जी का ही मामला नहीं है, अब एक और भी मामला उसमें आया है कि बीजेपी सरकार यानी बीजेपी के जो प्रमुख सर्वे सर्वा हैं, हरियाणा की जो पार्टी हाईकमान है, वो अपने ही एक कद्दावर नेता अनिल विज जी को भी बाहर करने का प्लानिंग कर चुके हैं, यानी उनको भी निपटाने का उन्होंने प्लान बना लिया है। क्यों? क्योंकि अनिल विज जी बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के हैं और हमेशा से ही हमारे ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनको ये डर रहा है कि ये कभी भी उनकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए जब 2014 में मनोहर लाल खट्टर जी बने थे, तो 2014 से लेकर 2019 तक उनकी बिल्कुल अपोज़िट 36 का आंकड़ा रहा और उनके पास जो वो हुआ करते विभाग हुआ करते, वो गृह मंत्री का हुआ करता, स्वास्थ्य विभाग हुआ तो मतलब इम्पोर्टेंट विभाग हुआ करते हैं उनके पास। लेकिन बाद में जो गृह मंत्री होता है, उसको सीआईडी रिपोर्ट करती है, पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है, क्या उसकी गतिविधियाँ वो सरकार के खिलाफ हैं या नहीं है। या फिर किसी विभाग के प्रमुख की जो सीआईडी रिपोर्ट है वो गृह मंत्री के पास जाती है। तो गृह मंत्री को यानी अनिल विज जी को उसकी पूरी वो होती तो मनोहर लाल खट्टर जी ने उनसे वो पद ले लिया वापस तो उसमें उन्होंने बड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की और उसका अपनी नाराज़गी को दिखाया भी। और 2014 से लेकर 2019 तक अनिल विज जी की और मनोहर लाल खट्टर जी की का 36 का आंकड़ा रहा और मनोहर लाल जी ने बार-बार सरकार की आलोचना की, अपने विभागों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। जो ऐसे नेता हुआ करते जो भ्रष्टाचार में रहा करते उनको टर्मिनेट करवाया, सस्पेंड करवाया जबकि मनोहर लाल जी थोड़े शांत प्रवृत्ति के आदमी थे, उनको वो सोचा थे कि बीच का रास्ता अपनाया जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनका 36 का आंकड़ा ऐसा रहा लेकिन तब तक 2014 से 2019 तक अनिल विज जी का कद इतना ज़्यादा था कि मनोहर लाल जी चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाए उनके खिलाफ। और फिर उसके बाद 2019 से लेके 24 तक का जो टाइम रहा है उसमें भी मनोहर लाल जी और उनके अंदर 36 का आंकड़ा रहा और ऐसे कदम-कदम पर रोज़ाना उनके कोई न कोई ऐसे वाद-विवाद होते रहा करते जिसमें पार्टी के केंद्रीय हाईकमान को दखल देना पड़ा करता और कई बार तो उनके ऊपर डाँट भी पड़ी और एक बार नोटिस भी आया जब मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी हुई और पार्टी ने नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की कि नायब सिंह सैनी की जगह मैं ज़्यादा सीनियर और मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ।
लेकिन पार्टी की अपनी वो होती है, एक प्लानिंग होती है कि वो किसके ऊपर दाव लगाती है, किसको आगे बढ़ाती है। अनिल विज जी के कहने से तो पार्टी हाईकमान ने उनको बनाना नहीं था। केंद्रीय पार्टी हाईकमान की अपनी योजना थी, उन्होंने नायब सिंह सैनी जी को बना दिया। तो इससे उन्होंने काफ़ी उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला। और जब ये बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी हुआ करते, वो एक रेप कांड में फंसे थे, तब भी उन्होंने उनकी मुखर आलोचना की थी। इससे तंग होकर ना केंद्रीय हाईकमान ने उनको नोटिस भी जारी किया था, कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वो मामला भी काफ़ी दिनों में सुलझा था और उसमें भी समझौता करवाया गया था केंद्रीय हाईकमान की तरफ से, नायब सिंह सैनी जी के और मनोहर लाल खट्टर जी और अनिल विज जी के बीच में बैठाकर ना किसी तरह सुलह सफाई करवाई थी। लेकिन अब दोस्तों 2024 के चुनाव में जब ये दिखाई दिया है कि अनिल विज जी की इतनी ताकत नहीं रही, चुनाव जीतने की ताकत नहीं रही, और वो मात्र 7-7,500 वोटों से ही जीत पाए। और वो भी उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी की गलती से जीत पाए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जानते पूछते हुए उनके खिलाफ जो उम्मीदवार थी चित्रा सरवारा जी, उनको टिकट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शायद मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी भी जानते थे अगर चित्रा सरवारा जी को टिकट दी गई तो वो अनिल विज जी को हरा देंगे, बुरी तरह हरा देंगे, और उन वो एक नेता बन जाएंगे हरियाणा में। उनकी जो स्वीकार्यता एक बड़े नेता के रूप में हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि शायद जानबूझ के न चित्रा सरवारा जी को अवॉइड किया गया, और चित्रा सरवारा जी निर्दलीय चुनाव लड़ी, और निर्दलीय चुनाव लड़के भी सिर्फ 7 या 7,500 के आसपास वोटों का ही फर्क रहा था। अगर वो थोड़े से उनको वोट और मिल जाते तो आज अनिल विज जी हार जाते, और अगर टिकट उनको कांग्रेस का मिल जाता तो अनिल विज जी की, मैं ये समझता हूँ कि जमानत भी नहीं बचती। इतनी बुरी तरीके से चित्रा सरवारा जी उनको हरा देती। और इसी बात को देखते हुए, उनके इसी कद को देखते हुए, जब ये लग रहा है कि उनके क्षेत्र के ऊपर, खुद के क्षेत्र पर अंबाला कैंट में जब उनकी जो पकड़ है वो खत्म हो चुकी है, तो ये बीजेपी को एक मौका मिल गया, और बीजेपी उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तत्पर हो चुके हैं। और अब प्लानिंग ये की है कि जो हारी हुई सीट है बीजेपी की हरियाणा के अंदर 42 सीट, क्योंकि 48 सीट पे तो वो जीत चुकी है और 42 सीट पे हार चुकी, उन हारी हुई सीटों पर उन्होंने वो कुछ नियुक्तियां की हैं, जो कद्दावर नेता थे उनकी नियुक्ति की है, ताकि उनके ऊपर, उन सीटों के ऊपर काम किया जा सके, उन सीटों के क्षेत्र में जाया जा सके, लोगों को जोड़ा जा सके, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। उनमें 42 नेताओं की लगाई, लेकिन उसके अंदर अनिल विज जी की और 2 नेताओं की और नहीं लगाई। 2 नेता इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अनिल विज जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब अनिल विज जी को ये लगा कि तुम्हारी ड्यूटी नहीं लगाई गई, तो उनको ये एहसास हो गया कि बीजेपी है उनको बाहर करने का जो है ना वो रास्ता तलाश करने लग रही। तो उन्होंने खुद ही, आज उनकी स्टेटमेंट आई थी आज या कल, कि मैं पूरे हरियाणा के अंदर जाने लग रहा हूँ और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा और हर एक विभाग में जाऊंगा, और जो बड़े वो है भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो समझ जाए मैं आने लग रहा हूँ, और किसी को नहीं बख्शूंगा, पूरे हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य ये था कि बीजेपी पार्टी हाईकमान को ये मैसेज देना था कि अब तुम मुझे नहीं निकाल सकते। आज पूरे हरियाणा के अंदर मेरी इतनी पकड़ है कि मैंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, और पूरे हरियाणा में अपनी जो पैठ है वो दोबारा बनाऊंगा। लेकिन बीजेपी भी इस चीज़ को समझ चुकी है कि अनिल विज जी कितना ही कुछ कर ले, लेकिन आने वाला टाइम जो उनका है वो मुझे लगता है कि वो खत्म हो चुका है, और पार्टी को भी लगता है कि उनका आने वाला टाइम खत्म हो चुका है। इसलिए उन्होंने अनिल विज से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न कर लिया है। जिस प्रकार राव इंद्रजीत जी और आरती राव से पीछा छुड़ाने की प्लानिंग बीजेपी कर चुकी है, उनको कमजोर करने की प्लानिंग बीजेपी कर चुकी है, उसी प्रकार अनिल विज को निपटाने की, यानी सत्ता से बेदखल करने की या बीजेपी से बाहर करने की या उनको हाशिए पर धकेलने की प्लानिंग मेरे हिसाब से कर चुके हैं। जैसी चर्चाएं हैं, जैसी अफवाहें हैं, उससे यही लगता है कि बीजेपी हाईकमान ने पक्का निर्णय कर लिया है कि अब अगला नंबर इंद्रजीत जी और आरती के बाद जो अगर किसी का नंबर आएगा तो अनिल विज जी का जाएगा। और 2029 के चुनाव के आते आते इन तीनों नेताओं को हाशिए पर धकेल देगी बीजेपी, ऐसा आजकल चर्चा में बात आई हुई है। और मुझे भी लगता है कि इन बातों के अंदर दम है, ये महज चर्चा नहीं है, और इन तीनों नेताओं को भी ये लग चुका है, और इनके बयानों से भी ये लग चुका है कि इन्हें खुद को भी एहसास हो चुका है कि आने वाला टाइम उनके लिए वो अंधकार में है, ज़्यादा उनके लिए उम्मीद की किरण वो दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि बीजेपी की जो चाल है वो अपने ही नेताओं को बाहर करने का रास्ता दिखाने लग रही है।
हालाँकि वो 70 साल की उम्र का वो बहाना ले रही है कि 70 साल के नेताओं को रिटायर करेंगे। अगर 70 साल के नेताओं को ही रिटायर करना है तो मनोहर लाल खट्टर जी का भी नाम आता है उसमें, तो मनोहर लाल खट्टर जी को भी रिटायर करो। लेकिन ये वो कहते हैं ना कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो ये समर्थ हैं ये लोग, इसलिए उनको कोई पूछने वाला नहीं पड़ा, इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, और जो ये रूल बनाते हैं वही पत्थर की लकीर होती है। तो आज दोस्तों आज के लिए यही था, इतना ही मैं कहना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि आपको मेरी ये विवेचना या मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है मेरा गलत आकलन है तो भी कमेंट करें, और लगता है कि ठीक आकलन है तो भी कमेंट करें। और मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।